स्क्रीन विजिबल है ना सबको? हाँ सर। ओके ठीक। चलो ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। क्या क्या दिया मैं लिख देता हूँ। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्या क्या दिया उसने अपने को? ऑप्टिमम स्पीड दी बी नॉट, कितना दिया? 216 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले क्या करो, इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में। मुझे पता वन। हाँ सर रोलिंग मोशन हो गया। रोलिंग मोशन आई थिंक अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके सर। प्रीवियस ईयर सिलेबस के प्रीवियस ईयर के सिलेबस में क्या था ना कि पोर्शन उसमें से डिलीट कर दे रोलिंग मोशन वाला, इसलिए मैं लिया नहीं इस बार। वो भी आई थिंक सो इस बार भी डिलीटेड ही रहेगा। अब तक तो कोई नया पोर्शन में कुछ आया नहीं है, तो डिलीटेड ही कंसीडर कर रहा हूँ। अगर सपोज करना है कुछ पोर्शन आता, मैं सिखा दूंगा। ठीक है Yes. चलो ठीक है, यहाँ पे देखो वी नॉट इज कितना है? 216 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले क्या करो, इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड। कैसे कन्वर्ट करते हो? 5/18 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 216 मल्टीप्लाइड विथ 5/18, तो तुम लोग का आंसर किससे मिलेगा? मीटर पर सेकंड। अभी 18 से 216 आई थिंक सो डिवाइड होगा, कितने टाइम्स जाएगा ये? 18 वन से 18, 22 टाइम्स आई थिंक सो। 18 वन से 18 यहाँ पे आ गया। उसके बाद बचा कितना? 3, 36, तो 18 टू द 36, सो 12 इंटू 5 मीटर पर सेकंड, तो कितना आएगा ये? अबाउट 60 मीटर पर सेकंड। ओके, उसके बाद क्या दिया उसने? रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात की। रेडियस ऑफ कर्वेचर आई थिंक सो 72 मीटर दिया। कितना दिया? 72 मीटर दिया। बराबर। अपने को क्या क्या पूछा उसने? और कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या? मैं चेक कर रहा हूँ। और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया उसने? बस 216 किलोमीटर था। by with what angle the road should be tilted, and by what height will its outer edge be with respect to inner edge if the track is 10 meter wide? बस ट्रैक का क्या दिया उसने? विड्थ दिया। ओके तो चलो ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। ट्रैक की विड्थ तो दिया ना, विड्थ तो लिख लेता हूँ। अरे तेरा माइक इतना क्यों फट रहा है? थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दो। सर हाँ वो एज वाला नहीं समझा मेरे को, मतलब आउटर एज इनर एज। रुक जा एक मिनट, लिखने तो देखो। कुछ इस प्रकार से कर्व रोड है ना, और बैंकिंग किया उसने, तो ऐसा कुछ नहीं। तो इसको ये अपना रोड है सब। सर आपने 5/18 क्यों लिया? अरे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए थे। अरे क्यों किया इसका कारण से? 1 किलोमीटर मतलब कितना मीटर होता है? यहाँ पे km भी है ना, किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर मतलब कितना मीटर? 1000। 1000। 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर कितना आएगा? 1 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर इज इक्वल टू कितने मिनट होता है? 60 into 60 आएगा 60 मिनट। 3006। 3600। तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600। बराबर। आंसर किसमें आ रहा है तेरा? मीटर पर सेकंड। अब इसको कट जरा डिवीजन करिए, 2 0 कट गए। 10 डिवाइडेड बाय 36 करूंगा तो कितना आएगा? 5/18 ही आएगा ना। हाँ सर। 5/18 मीटर तो सही, समझा ना?
क्योंकि इसमें विड्थ दिया ना, देख लेते हैं, चलो अगर ट्रैक को ले लेता हूँ। So 10 मीटर वाइड, 10 मीटर वाइड है ना अपना ट्रैक ऐसे वो। अगर इसका अगर ऐसे मैं कर्व ड्रॉ, इस ट्रैक को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। ओके, ऐसा कुछ ट्रैक रहेगा तुम्हारा, टिल्टेड ट्रैक बोलते हैं इसको। अपने को क्या क्या फाइंड आउट करना है, ये एंगल ऑफ बैंकिंग फाइंड आउट करना है, थीटा। और इसकी जो रेडियस है, ये वाली जो है ना रेडियस, ये जो लाइन है ना, तो मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो लाइन है अपनी, इस लाइन, ये क्या अपनी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसकी वैल्यू कितना है 72 मीटर। और रोड का जो विड्थ है, विड्थ मतलब ये नीचे वाला है, ये नीचे वाला लें, ये विड्थ कितना है, दिस विड्थ इज अबाउट 10 मीटर। 10 मीटर। 10 मीटर है ना? ये अपने पास ऐसा सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया उसने, एच। सर आउटर एज और इनर एज कौन सा है इसमें? हाँ, ये आउटर आउटर एज। एज, ये देख, ये जो है ना, ये इसका आउटर एज में आ गया। और ये वाला जो पोर्शन है वो इसका इनर एज में आ गया। सर तो सर ये इनर हाइट है एज। सर। सॉरी, रुक जा रुक जा, मैं यहाँ पे हाइट लिख दिया। ये इसके आउटर एज, ये क्या इसके आउटर एज, ये आउटर एज है उसका, एंड दिस इज द इनर एज। इनर और एज सर ये क्या है जो आपने ऐसा इधर कुछ बनाया 90 डिग्री परपेंडिकुलर पे? वो हाइट है, हाइट मतलब कितने हाइट से टिल्ट हो गया मेरा रोड। रोड एक्चुअली ग्राउंड पे था, बट मुझे क्या करना है, स्किडिंग वगैरह से बोलते हैं ना, मेरा नॉर्मल रिएक्शन को मुझे इंडिपेंडेंट करना है फ्रॉम दी, सॉरी नॉर्मल रिएक्शन नहीं, मुझे जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है उससे मुझे इंडिपेंडेंट करना है एक क्वांटिटी, कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स को। उसके लिए क्या करता हूँ, मैं टिल्ट करता हूँ रोड। तो देखना, रोड पहले हॉरिजॉन्टली नीचे था, अब इसको मैंने उठा के ऊपर लेके गया, तो कुछ ना कुछ तो हाइट आ गया ना यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो हाइट यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। यस उसके लिए सर। मैंने क्या कर दिया, एच लिख दिया। और ये जो है, ये रोड का इनर एज है, और दिस इज द आउटर एज ऑफ द रोड। अब देखो, अपने एक फॉर्मूला पढ़ा था इन केस ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, क्या था फॉर्मूला, मैक्सिमम सेफ स्पीड वी नॉट इज इक्वल्स टू रूट ओवर आर जी टैन थीटा। क्या पढ़ा था, रूट ओवर आर जी टैन थीटा। अपने को जी के वैल्यू के बारे में कुछ नहीं पता है ना, मान के चलते तो वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर पर सेकंड। कितना मानते हैं, 10 मीटर पर सेकंड। और ये अपने पास स्पीड होती है, वी नॉट इज इक्वल टू रूट ओवर आर जी टैन थीटा। अब अपने को क्या चाहिए, थीटा चाहिए, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो कर दो स्क्वायर यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, स्क्वायर रूट नहीं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। तो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी इंटू टैन थीटा। ओके, वी नॉट की वैल्यू कितना है, अब यहाँ पे मीटर पर सेकंड मतलब 60, तो 60 इंटू 60 विच इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू कितना है 72, एंड जी का वैल्यू कितना है 10 इंटू टैन थीटा। अब देखो, ये जीरो कट गया। अब डिवीजन करो, डिवीजन करूंगा तो कितना जाएगा, ये देखो, 6 से 72 कितने टाइम्स कटेगा, 6 से 72 टाइम्स कटेगा, आई थिंक सो 12 टाइम्स, 12 टाइम्स कटा है। और ये 12 से ये 60 कितने टाइम्स कटा, 5 टाइम्स कटा, बराबर। तो यहाँ पे कितना आ रहा है मेरे पास, tan थीटा इज इक्वल्स टू 5। अब अपने को थीटा चाहिए, सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 5। सबके पास लॉग बुक है अभी फिलहाल हाथ में? नहीं नहीं सर। सर। आसपास तो रहेगा। सर एक सेकंड दो, मैं लेके आया। जिसके जिसके नजदीक में वो ले लो, लो।
सब लोग घर पे ही है ना? लॉगबुक उधर रहेगा, देखो एक बार निकालो जल्दी। और इस tan phi की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है? सर लॉग बुक में किधर होती है वो वैल्यूज? नेचुरल टेंजेंट में आओ। नेचुरल टेंजेंट। यस सर आ गए। अब नेचुरल टेंजेंट में क्या करना है तुम लोगों को? ये बहुत सारे वैल्यूज दिया रहेगा तुम लोगों को उसमें, बराबर? उसमें क्या करना है तुम लोग, पाई के नजदीक एकदम पाई के क्लोज जो वैल्यू है ना उसके ऊपर चले जाओ। पाई के नजदीक जो वैल्यूज है उसके ऊपर आ जाओ। पाई के नजदीक जो वैल्यूज है ना उसके ऊपर आ जाओ। पाई के सर नजदीक हाँ। फाइव के नजदीक मत, फाइव लिखा है उधर। हाँ एग्जैक्टली पाई लिखा है क्या कहीं? हाँ है हाँ तो क्या है वैल्यू बता। सर, एग्जैक्टली फाइव है, सिक्स है, उसके बाद 12 है। अरे तो पाई के नजदीक रहेगा ना, 4.8 4.981 समथिंग कुछ ऐसा कुछ है क्या? सर एग्जैक्टली 5 है सर, नंबर एग्जैक्ट ना। हाँ हाँ। सर 1.001 ऐसा रहता है ना। देखो यहाँ पे ये वाला एंगल तुम लोग ढूंढो। मैंने tan इनवर्स ऑफ कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो एंगल आता है 78.4 डिग्री। क्या करो, 78 पे 78 एंगल जहाँ पे दिया है ना उसने, वहां पे 78 पहले आ जाओ, 78 के टेबल के ऊपर आओ। नेचुरल टेंजेंट ही खोल के रखे ना सब लोगों ने। नेचुरल टेंजेंट ही खोला है क्या? यस सर। हाँ तो उसमें अभी 78 नंबर दिख रहा तुम लोग को, एंगल 78 डिग्री कहाँ पे, वो देखो जरा। उसमें बहुत सारे एंगल्स लिखा है उसने, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 78 अप टू 90 तक लिखा, देखो। हाँ मिल गया सर। हाँ तो उसमें 78 वाला एंगल कहाँ पे, देखो जरा। मेरा 78। क्या खोलना है सर? अरे नेचुरल टेंशन करो, रुको रुको एक मिनट रुको। अरे तुम लोग यार 78 बोल रहे हो, कम से कम तुम लोग सुन लेना है। तो मैं एक फोटो दिखा दूँ उसको, देखो। ऐसा कुछ टेबल है क्या तुम्हारे पास नेचुरल टेंशन का, क्या ऐसा? हाँ सर। यस सर। हाँ तो इसमें तुम लोग को ये डिग्री लिखा हुआ दिख रहा है। हम्म। हाँ तो उस डिग्री में तुम लोग 78 नंबर कहाँ पे, जरा देखो। हाँ देखा सर। हाँ तो कितना दिखा, 78 पे आ गया ना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 आगे बढ़ते जाना है।
तो 78 से क्या करना तुम लोग को 0.4 तक रीच करना है। और जैसे ही तुम लोग 0.4 तक रीच कर गए तो उस जगह पे क्या वैल्यू दिख रही है ये बताओ मुझे। सर उस जगह पे 8716 है। 8 है। यस सर। नेचुरल टाइम में 8 कैसे गया क्या? तो एक मिनट। यही है ना नेचुरल टाइम। 8 कैसे आएगा यार? 8 तो अलग ही जाएगा तो। एक नंबर जो पूरा इंटरनेशनल साइन। चलो ठीक है छोड़ो, अभी फिलहाल इसमें बताओ क्योंकि मैं बता नहीं पा रहा हूँ यहाँ सच। ये आंसर आता अपना, ठीक है 78.4। मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया अभी। सेवेंटी 78.4 डिग्री है ये। दिस इज व्हाट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो अपने को रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मिस्टेक किया हुआ मैं बता रहा हूँ, सुनो। देखो ये क्या तुम्हारा रोड का विड्थ है एक्चुअली। ये जो देखो ये क्या तुम्हारा रोड है ना, दिस इज व्हाट योर रोड। तो ये जो पार्ट होगा दिस पार्ट विल बी द विड्थ ऑफ द रोड। व्हाट? दिस पार्ट विल बी विड्थ ऑफ द रोड। मैं गलती से आर लिखा जो मेरी गलती है, तो मैं उसको सुधार दूंगा। पहले सुनो, ये क्या तुम्हारा विड्थ ऑफ द रोड होता है। ये क्या होता है? विड्थ ऑफ द रोड। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है मेरे से, तो चेंज कर लेना। अगर तुमने डायग्राम ड्रॉ नहीं किया तो कोई बात नहीं। अगर जिसने ड्रॉ किया रहेगा डायग्राम को क्या करो, चेंज करो। ये विड्थ है अपने, ठीक है, दिस इज व्हाट विड्थ। और विड्थ कितना दिया था आपने को इसने? 10 मीटर दिया है। विड्थ इज, विड्थ के बारे में लिखा नहीं क्या? ओके, विड्थ इज 10 मीटर दिया, 10 मीटर। ठीक है, विड्थ 10 मीटर दिया अपने को। हाइट चाहिए। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर ना कहीं यहाँ से होता है, फ्रॉम दिस सेंटर से लेके एट दिस पॉइंट। ये क्या अपनी रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज व्हाट योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे कई सेंटर होता है, यहाँ पे इमेजिनरी पॉइंट होता है वो। और उस इमेजिनरी पॉइंट को पकड़ के अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँ और उस सर्कल का कुछ हिस्सा, उसको क्या बोलता हूँ मैं? कर्वेचर बोलता हूँ। तो उसकी रेडियस भी सर्कल की जितनी होगी। और ये सेंटर क्या होता है? अपने रोड से दूर होता है। ओके, और ये अपने रोड की एक्चुअल विड्थ है। मैं गलती से लिखा था, चेंज कर लो। अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना मुझे? एच फाइंड आउट करना। कोई मुझे बताएगा ट्रायंगल अपना साइन थीटा की डेफिनेशन क्या होती है? साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? टू फाइंड एच। साइन थीटा की डेफिनेशन बताओ। सर किसका? tan थीटा। साइन 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 थीटा, tan थीटा नहीं। सर अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट अपन हाइपोटेनस। ये तुम्हारा थीटा, यहाँ पे थीटा के सामने कौन है? एच। और हाइपोटेनस कौन है? ये तो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाला कौन होता है? हाइपोटेनस, मतलब डब्ल्यू। सो एच इज इक्वल्स टू क्या आ गया तुम्हारे पास? डब्ल्यू इंटू साइन थीटा। डब्ल्यू इंटू साइन थीटा। अब डब्ल्यू की वैल्यू कितना हमारे पास? 10 है। साइन ऑफ 78.4। अगर इसको मैं सॉल्व करता तो कितना था? ये 78। साइन ऑफ 78.4 की जो वैल्यू कितना था? 0.98 आता। कितना था? 0.9805। अगर एक प्रिसाइज आंसर लिखो 0.9845 आता। अब इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा आंसर? 9.805 मीटर। मतलब क्या होगा जब तुम लोग रोड को टिल्ट करोगे तब रोड की हाइट कितना होगी? द हाइट ऑफ द रोड विल बी 9.805 मीटर। क्या तो क्लियर है सबको? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला देखो। द रोड इन द क्वेश्चन नंबर 14, मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करें। द रोड इन द क्वेश्चन नंबर 14 इज कंस्ट्रक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके ठीक है।
द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द व्हीकल्स ऑन दिस रोड इज 0.8, विल देयर बी एनी लोअर स्पीड लिमिट। मतलब क्या बोला उसने, स्टैटिक फ्रिक्शन है, हमने कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे दिया, उसने पूछा है कि इस रोड के लिए कुछ लोअर लिमिट होगा क्या, मतलब लोअर लिमिट ऑफ द सेम स्पीड। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी रोड के लिए लोअर लिमिट तो होना ही चाहिए। और अपन ने पढ़ा था, जब कभी भी अपन रोड को क्या करते हैं, रोड के लिए मिनिमम एंड मैक्सिमम सेफ स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये किस रोड के लिए पॉसिबल है, ओनली फॉर बैंक रोड, ओनली फॉर बैंक रोड। ठीक है, तो अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, अपने उसने पूछा गया है वेयर सॉरी विल देयर बी एनी लोअर स्पीड लिमिट, मतलब कम से कम तुम लोग को इतनी स्पीड मेंटेन करना है, इससे ज्यादा रहेगा तो कोई टेंशन नहीं, बट इससे कम नहीं होना चाहिए, ये अपने को स्पीड चाहिए। जैसे तुम लोगों ने रोड पे देखा रहेगा, रोड पे लिखा रहता है 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसका कहने का मतलब क्या है कि तुम लोग कम से कम इतनी वेलोसिटी से तो चलो, इतनी स्पीड से चलो, अगर इससे कम जा रहे हो तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तुम लोगों ने देखा रहेगा हाईवे के ऊपर, द कार शुड ट्रैवल विद मिनिमम स्पीड ऑफ 80 kmph, 80 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या कि कार कम से कम 80 किलोमीटर पर आवर से चलनी चाहिए, अगर उससे कम जा रहे हो तो फिर धोखा है, उससे कम जा रहे हो तो क्या होगा, देयर विल बी द चांस दैट एक्सीडेंट कैन हैपन। ठीक है, वैसे अपने को मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम चाहिए, मिनिमम सेफ स्पीड। चलो ठीक है, फाइंड आउट कर लेते, मिनिमम सेफ स्पीड चाहिए। अब तुम लोगों ने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक मिनिमम सेफ स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था और एक मैक्सिमम सेफ स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले में लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 50, सेम क्वेश्चन है ऊपर के जैसे। सबसे पहले मैक्सिमम सेफ स्पीड, maximum safe speed in case of bank road is given by, maximum safe speed in case of bank road is given by, कैसे लिखता है फॉर्मूला, RG tan theta plus mu s divided by 1 minus mu s tan theta। ये क्या होता है अपना मैक्सिमम सेफ स्पीड। और मिनिमम सेफ स्पीड कितना होता है, बस जहां जहां पे प्लस है वहां पे क्या करना तुम लोगों को, माइनस करना है। बाकी पूरे फॉर्मूले क्या है, बाकी पूरे फॉर्मूले सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, सेम फॉर्मूला। अब अपने को क्या किया सर था उसने को, हाँ सर सर साइन 78 का वैल्यू आपने क्या बोला था? साइन 78 का वैल्यू 0.9805। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे अपने को कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन उसने मेंशन कर दिया, कितना मेंशन किया, 0.8। तो क्या करना अपने को, मिनिमम सेफ स्पीड से तो वैल्यूज पुट ऑन करो नीचे वाले फॉर्मूला, तो कितना आएगा ये, आर की वैल्यू कितना अपने पास, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 72 मीटर है, उसके जी का वैल्यू कितना 10 है, tan ऑफ 78। अब इसको सॉल्व नहीं करना, अपने को ऑलरेडी वैल्यू पता है साइन tan ऑफ 78 का कितना है, पाई। देखो यहाँ पे थीटा अपने को पता था ना, tan ऑफ 78 कर दो कितना आएगा आंसर, फाई आने वाला। इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख देता हूँ, tan थीटा इज इक्वल्स टू डायरेक्टली फाई लिख दो, ओके, माइनस म्यू एस की वैल्यू कितना है 0.8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस का वैल्यू कितना 0.8, लेकिन tan थीटा की वैल्यू अपने को डायरेक्टली पता है कितना 5। अब सॉल्व करते इसको, देखो कितना आंसर आता है, 72 into 10 into 5 माइनस 0.8 करो तो कितना आएगा 4.2 डिवाइडेड। अगर इसको मैं 0.8 into 5 कर दो तो कितना आता है 4 आएगा, 4 प्लस 1 5। अब डिवीजन कर दो, 5 से ये कट गया 2 टाइम्स, कितना आया आंसर देखो 72 into 2 into 4.2 बराबर। अगर इसको 72 into 2 करोगे तो कितना आएगा 144 आएगा, कितना आएगा 144, और बच्चा कितना अंदर 4.2, 144 स्क्वायर रूट 12 आ गया उसका, और अंदर क्या बचा रूट ओवर 4.2, क्या बचा रूट ओवर 4.2। और इसको सॉल्व करना है, रूट ओवर 4.2, रूट ओवर 4.2। चलो ठीक है, सॉल्व करते इसको। अगर रूट ओवर 4.2 की वैल्यू अगर मुझे चाहिए,
इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तुम्हारे पास लॉग बुक है ना, उसमें स्क्वायर रूट का टेबल लेके देखो ना, एकदम चेक करो। आई थिंक मैं तो छोड़ रहा हूँ अभी, यहाँ से फिजिकली तुम लोग को बताऊँ थोड़ा सा मुश्किल है, मैं डायरेक्टली वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। अभी फिलहाल मैं कैलकुलेटर से करूँ। है सर टेबल। हाँ तो ठीक है, जिसको टेबल दिख रहा है वो क्या करो, 4.2 का स्क्वायर रूट वाली वैल्यू फाइंड आउट करो, मैं तब तक कैलकुलेटर से फाइंड आउट करूँ। सर सर इसका square root ढूंढना 4.2 सर। की क्या हुआ 2 की ना सर हाँ सर 4.2 का स्क्वायर रूट ढूंढना है ना सर। सर 2.05 आ सकता है। तो 2.049 आ रहा है आंसर कैलकुलेटर से, हाँ ऑलमोस्ट सर पास वही है। 2.05। ठीक है, अब सर इसको 12 से अप्रोक्सीमेट हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं ना सर, क्योंकि 2 2 जा 4 है। अंदाजा तो लगा सकते हैं, अंदाजा हर एक चीज का लगता है उसमें। अब क्या करो, मल्टीप्लाई करो इसको सर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आ रहा है देखो जरा, चेक करो इसको, सॉल्व करके देखो। आंसर अबाउट तुम लोगों को 24.59 आना है, 24.59, और इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। ये क्या तुम्हारी मिनिमम शेप स्पीड 24.5, ये तुम्हारा मीटर पर सेकेंड है। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें तुम लोग, किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करोगे, मुझे पता है जब मैं 1 kmph को, मैं 1 kmph को अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ तो कितना था वो, 1 kmph इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकंड। सो उल्टा दोनों तरफ में ये 18 को यहाँ पे लेके गया और इस 5 को यहाँ पे लेता हूँ। सो 18/5 kmph इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड। तो तुम्हारे पास 24.59 मीटर पर सेकंड है। अगर इस 24.59 को अगर मैं 18/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो तुम लोग का आंसर किसमें मिलेगा, kmph में मिलेगा। ये समझा क्या सबको ये वाला रिलेशन? सर हम्म, सर सर नीचे स्क्रॉल करो ना। शेयर कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो। ये वाला रिलेशन समझा क्या, ये बस बताऊंगा। 1 kmph इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकंड वाला। नहीं सर। सर एक बार बता दो। सर देखो यार, सर सिंपल मेथड से कन्वर्ट करो ना। सिंपल मेथड कैसे होती है, अब इससे सिंपल नहीं रहा मेथड। अरे सर इंटू कर दो ना। कौन सा इंटू, कहाँ पे इंटू की बात करोगे? सर डिवाइड कर दो ना। डिवीजन, ये वाला रिलेशन फाइंड आउट करते समय सर हमें 24.59 को किलोमीटर पर आवर में डिवाइड करना है ना, कन्वर्ट करना है ना, तो सर हम लोग डिवाइड कर देंगे ना उसको। किससे डिवाइड करेंगे, ये 5/18 सर से? 1000 से, सर 1000 से डिवाइड, सर 24.5/9 डिवाइडेड बाय 1000 अपॉन 3600। 1000/3600, ओके। फिर मुझे सर पता 360 पर जाएगा। ओके 1000/3600, बोलो सर। है ना, ठीक है करना सर। 1000/3600, मुझे बताओ ये मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। अगर तो सिर्फ 1000/3600 लिख रहा है, तेरा इक्वेशन बैलेंस हो, ये डायरेक्टली जो मल्टीप्लीकेशन तू कर रहा है डायरेक्ट इक्वेशन बैलेंस होगा ये। आंसर तो तेरा अभी भी मीटर पर सेकंड में ही है, इक्वेशन बैलेंस नहीं होता, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होता है ऐसे। तो तुझे क्या करना पड़ेगा, 1000/3600 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और साथ ही साथ 3600 अपॉन 1000 इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके तेरा इक्वेशन क्या है, बैलेंस। अब होगा क्या ऐसा देख, क्यों ये सर? अरे तो सर ये नहीं समझा। इक्वेशन तो बैलेंस होना चाहिए ना, ये तेरा ओरिजिनल एक्सप्रेशन है। अब इसके अंदर तो ऐसा डायरेक्ट चेंज नहीं ला सकता, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 3600 से डिवाइड कर, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा वो।
डायरेक्टली क्या होता है, गलत होता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा तुझे, तो 1000/3600 अगर लिख रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे 3600/1000 लिखना कंपलसरी है। तब जाके क्या होगा तेरा एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगा 24.59। अगर सबको मैं मल्टीप्लाई करा तो ओवरऑल आंसर कितना है 24.59। अब तेरा इक्वेशन क्या है, ओरिजिनल एक्सप्रेशन के बराबर है। बट इतना सब दिमाग मत लगाओ, इतना इससे अच्छा मैं एक ट्रिक बता दो, उसको ध्यान से सुनो। ये कंफ्यूजन वाला पार्ट रहता है ये। अगर एक का दो मिस्टेक हो गया तो पूरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। किलोमीटर पर आवर वाला रुको मैं तुम लोगों को समझा दो कैसे सॉल्व करना। देखो यहाँ पे 1 kmph ना, हाँ सर। 1 kmph 1 किलोमीटर मतलब कितना होता है 1000 मीटर। यस। मीटर होगा। और 1 आवर मतलब कितना सेकंड होता है 3600 सेकंड। अब इसको डिवीजन करो जरा कितना कटेगा, देखो 20 कट गया और ये कितना आ गया 5/18। मतलब 1 kmph इक्वल टू कितना आ गया 1 kmph इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड आ गया। अब तुम लोग को क्या चाहिए 1 मीटर पर सेकंड की वैल्यू चाहिए, तो 18 को इधर लेके जाओ, ये 18 यहाँ पे चलेगा और इस 5 को इसके नीचे डिवाइड कर दो, तो उन लोग का आंसर क्या मिलेगा 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18/5 kmph। 1 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 18/5 kmph। सर सर ये करने से अच्छा सर वो क्या बोलते सर वो मैथ में हम लोग ने सीखा था ना सर। सर 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, सो x इज इक्वल टू 24.59 मीटर पर सेकेंड। सर मेरे को आंसर मिल गया, 88 मिला सर मेरे को। ठीक है सर। सिंपली सर 24 इंटू 24.59 इंटू 18/5 होगा। तो मैंने क्या किया रे वो दूसरा बता दो। सर आपने भी तो सेम किया हो जो बोल रहे हैं। तो मैं वही तो कर रहा हूँ ना, अरे तो सुन तो मेरी बात में, तू जो बोल रहे है ना मैं वही परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा। ओके देखना यहाँ पे अब 24.59 को सेपरेट कर और बच्चा क्या 1 मीटर पर सेकंड। अब ये 1 मीटर पर सेकंड इज नथिंग बट व्हाट 18/5 किलोमीटर पर आवर हो गया ना सर। अब करो मल्टीप्लाई इसको और आंसर कितना लाओगे इसका, अबाउट आंसर 88 आता है सर 88 पॉइंट कुछ आ रहा है। 88.5 आता है। बस हो गया, अरे वही तो करता हूँ 88.5 kmph। इजी है, बस तुम लोग को सर फॉर्मूले बट याद होने 80 चाहिए सर formulas। सर फेसबुक में सर 80 दिए। ठीक है उन लोगों ने अप्रोक्सीमेटली लिया आंसर, ऐसे कोई टेंशन नहीं होता। 88 लेना तो 88.5 है, कोई टेंशन नहीं उसका। समझाएगा यहाँ तक सबको, हाँ सर। चलो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर वीमैक्स नहीं ढूंढना आपने? क्या वो सर वीमैक्स का नहीं विमैक्स नहीं चाहिए हम लोग, विमैक्स तो तुम लोग के लिए। सर वीमैक्स हमें ढूंढना है। रुक जाओ विमैक्स में आरजी टाइम थीटा ना। अब इसके लिए कुछ कंडीशन है क्या, 1 मिनट रुको मैं डेरिवेशन देखता हूँ, मेरे बुक में लिखा है एक तरह। जो value है, सर यहाँ पे 106 आंसर दिए सर, नो अपर लिमिट बताया है। एज रोड इज बैंक फॉर थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। हाँ सर। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, देखो अपने को थोड़ी म्यूएस का वैल्यू 1 दिया है उसने। म्यूएस का वैल्यू अगर 1 दिया रहता तो मैं बोलता 0.8 दिया ना सर। तो यहाँ पे डायरेक्टली देखो उन्होंने क्या कर दिया, म्यूएस को 1 लिया, म्यूएस को डायरेक्टली 1 लेके सॉल्व किया। अगर म्यूएस को मैं 1 लेता तो ऑब्वियस सी बात है मेरा वीमैक्स का वैल्यू क्या है, कुछ रेंज ही नहीं आएगा उसके लिए।
Vmax की वैल्यू क्या रहेगी? देयर विल बी नो अपर। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में गड़बड़ी है। क्वेश्चन में गड़बड़ी कैसे है कि अगर तुम लोग यूएस को अगर 1 ले रहे हो तब जाके बोलूंगा कि हाँ होगा कि देयर विल बी नो अपर लिमिट। अगर तुम लोग यूएस की वैल्यू 1 से छोटी ले रहे हो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो Vmax आना ही चाहिए। सर आपके पास पीडीएफ होगा, उसमें ही देख लो ना सर, 0.80 की 1 है। हाँ सर, दिया है पीडीएफ में। क्या और दिया? नो अपर लिमिट मतलब वी मैक्स का वैल्यू कुछ भी आ सकता है। Vmax का वैल्यू 0 आता है सीधा। रुको यार, एक कुछ अलग ही आ रहा है स्क्रीन। दो अपर लिमिट की बात क्या मतलब, क्या तुम्हारी Vmax की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, देख, by how much can the upper speed limit exceeds in this case, डायरेक्टली नो अपर लिमिट लेने का सवाल ही नहीं सर बनता। हाँ, सर सर बट नो अपर लिमिट, इसका मतलब सर कोई भी हाईएस्ट वेलोसिटी जाने का कोई लिमिट नहीं है ना सर, कितना भी हाई जा सकता है। कितना भी हाई जा सकता ऐसा ही था, नो अपर लिमिट है, नो अपर लिमिट। तो क्या होता है, देख, मतलब। अगर कंडीशंस होते हैं उसके, कंडीशन क्या होनी चाहिए, पहले तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, आर जी अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। ये क्या है, मैक्सिमम सेफ स्पीड के लिए फॉर्मूला। और अपने पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना आएगा, सॉरी इंक्लिनेशन है, एंगल ऑफ बैंकिंग कितना आता है, 78 डिग्री आता है। कितना आता है, 78 डिग्री अप्रॉक्स, 78 डिग्री आता है। तो इन लोगों ने क्या करते हैं, बोलते हैं कि सीधा अगर तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अगर 1 है, कंडीशंस क्या क्या होती है सुनो उसके। अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अगर 1 है एंड इफ योर एंगल ऑफ बैंकिंग इज ग्रेटर देन 45, देन देयर विल बी नो अपर लिमिट। ये मानता हूँ। व्हाई देयर विल बी नो अपर लिमिट, क्योंकि Vmax की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। Vmax की वैल्यू क्या आती है, 0 नहीं आती, सॉरी इनफाइनाइट आती है। क्या आती है, इनफाइनाइट आती है। बट तुम लोग पहले कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 1 तो चलो ठीक है, अपन सॉल्व करके देखते हैं। सर इसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्या आंसर कुछ अलग आ रहा है। फॉर्मूले से जाता हूँ। Vmax इक्वल्स टू क्या है मेरे पास फॉर्मूला, आर जी टैन थीटा प्लस म्यू एस। देखो आप Vmax यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आर जी का वैल्यू कितना मेरे पास, आर का वैल्यू 72 है, जी का वैल्यू मेरे पास 10 है, टैन थीटा की वैल्यू मेरे पास 5 एंड म्यू एस की वैल्यू कितना 0.8, मतलब 5.8 में डायरेक्टली लिख दो इसको, डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस की वैल्यू कितना 0.8 और टैन थीटा की वैल्यू कितना 5। अब यहाँ पे तुम लोग खुद देखो, ये तो इमेजिनरी टर्म आ गया, क्योंकि 1 माइनस 0.8 इंटू 5, ये क्या आ गया, इमेजिनरी टर्म आ गया। क्या है, इमेजिनरी टर्म। और क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस क्या कर दो तुम, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा तुम लोगों ने, हाँ सर, तुम लोग आए देखा होता है ना सर। रूट ऑफ माइनस वन कितना होता है, आई होता है, आई। रूट ऑफ माइनस वन कितना होता है, आई होता है। तो यहाँ पे मैं इमेजिनरी टर्म लेके सॉल्व नहीं कर सकता, वो तो गलत हो गया। इमेजिनरी टर्म लेके सॉल्व नहीं कर सकता, राइट। तो इसलिए क्या है, लोग बोलते हैं कि डायरेक्टली तुम लोग अज्यूम करो कि अगर तुम्हारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, अज्यूम करो नहीं होता ही है, अगर तुम्हारा एंगल ऑफ बैंकिंग इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 45 डिग्री, if your angle of banking is greater than or equals to 45 degree, then there will be no upper limit। सिंपल यही स्टेटमेंट लिखना, क्योंकि अपने को दिख रहा है एंगल ऑफ बैंकिंग कितना आ रहा था स्टार्टिंग में, देखो 78.4 डिग्री। तो डायरेक्टली क्या लिखना तुम लोगों को, एज एंगल ऑफ बैंकिंग, एज एंगल ऑफ बैंकिंग is 78 degree, as angle of banking is greater than 45 degrees, so there will be no upper limit, so there will be no upper speed। बस इतना, क्योंकि मैं कैलकुलेट भी नहीं कर सकता क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। बस मुझे इतना पता चल गया कि हाँ अगर 45 डिग्री के ऊपर एंगल है, देन देयर विल बी नो अपर स्पीड लिमिट। ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको। क्योंकि अपन नॉर्मली सॉल्व नहीं कर सकते, इमेजिनरी टर्म्स को मैं सॉल्व कैसे करूँ ना डायरेक्ट। सर फिर से बताओ, समझा नहीं। यहाँ पे देखो, इसको ये जो अभी मैं कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा था, तो क्या रहा है, एक नेगेटिव नंबर आ रहा है। क्या रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है। और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। हाँ सर। इमेजिनरी टर्म को मैं कैसे सॉल्व करूँ, वेलोसिटी कांट बी इमेजिनरी। वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, एक रियल नंबर होता है। वेलोसिटी कांट बी इमेजिनरी, बराबर।
या फिर तुम लोग ऐसे ही बोल सकते हो कि अगर तुम लोगों ने म्यूएस को अगर क्या ले लिया 1 ले, इफ यू टेक म्यूएस इक्वल्स टू, इसको अगर मैं एक रीजन के हिसाब से एक्सप्लेन करूँ तो कैसे करूँगा देखो। सपोज ये जो मैं डिनोमिनेटर उसको लेता, डिनोमिनेटर क्या था मेरे पास 1 माइनस म्यूएस टैन थीटा, 1 माइनस म्यूएस टैन थीटा, इसको मैं लेता हूँ विच इज इक्वल्स टू, मैं क्या करता हूँ 0 रख देता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ और म्यूएस की वैल्यू कितना ले रहा हूँ, या फिर ऐसे करता हूँ म्यूएस को इधर ले जाता हूँ 1 इज इक्वल्स टू म्यूएस टैन थीटा। अगर तुमने क्या कर दिया म्यूएस की वैल्यू को क्या कर दिया 1 रखा, if mu s is equals to 1, if mu s equals to 1 and theta is greater than or equals to 40, यहाँ पे ये मैं डायरेक्टली क्यों यहाँ पे सुनो, इन लोगों ने कंडीशन क्या दिया था, एक डेरिवेशन में कंडीशन लिखा क्या कि अगर तुम्हारा म्यूएस क्या है 1 है, if your म्यूएस is close to 1 or equal to, if म्यूएस is close to 1 or equal to 1 and the angle of banking is greater than or equals to 45 degree, तो डायरेक्टली बोलता हूँ लोग क्या, टेक द अपर, देयर विल बी नो अपर स्पीड लिमिट। कारण क्या है उसका, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर काफी छोटा हो जाता है। when you take mu s which is very close to 1 and tan theta is greater than or equals to 45, तो क्या होता है जो तुम्हारा डिनोमिनेटर वो काफी छोटा हो जाए, डिनोमिनेटर विल बी वेरी वेरी स्मॉल, डिनोमिनेटर छोटा होगा। अगर डिनोमिनेटर छोटा होता है तो ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या होगा, सपोज 1 अपॉन एक छोटा सा नंबर 0.0000001। मुझे बताओ ये पूरा डिवीजन बड़ा आएगा कि छोटा है? इस डिवीजन का आंसर बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? सर बड़ा आएगा। तो बड़ा आएगा, मतलब क्या दिख रहा है कि जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा उतना ही बड़ा ओवरऑल आंसर होगा। तो इसमें क्या होगा, जब मैक्सिमम सेफ स्पीड की बात करें तो उसमें जो डिनोमिनेटर वो क्या तुम्हारे पास 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। तो देखो जब टैन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन, सॉरी थीटा की वैल्यू जब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 45 डिग्री हो जाए और म्यू एस की वैल्यू 1 हो जाए, मतलब 1 के नजदीक आ जाए, तो क्या होता है कि जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है वो वेरी स्मॉल हो जाता है। क्या होता है, इट बिकम्स वेरी स्मॉल, एंड इफ दिस बिकम वेरी स्मॉल क्योंकि डिनोमिनेटर में, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा तुम्हारा बहुत बड़ा आ जाएगा। इसलिए डायरेक्टली हम लोग क्या बोलते हैं कि देयर विल बी नो अपर लिमिट इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ बैंकिंग इज 45 डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 डिग्री एंड स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नियर टू और क्लोज टू। डायरेक्टली यही आंसर लिखना, ठीक है, कैलकुलेशन करना ही नहीं अपने। ये अपने पास था ये क्वेश्चन, क्लियर है आई थिंक सो यहाँ तक तुम लोग? हाँ सर। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, आई थिंक ये क्वेश्चन अपने किया है 16 क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखो और अपने बुक में चेक करो इसको। आई थिंक ये क्वेश्चन किया हुआ लग रहा है मुझे, एक बार चेक करो अपने बुक में। डेथ ऑफ वेल ऑफ डेथ वाला क्वेश्चन है ये, वेल ऑफ डेथ वाला, ये किया हुआ है क्वेश्चन, किया है सर। किया है ये क्वेश्चन। चलो ठीक है, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। 17वां क्वेश्चन देखो क्या बोला है, पेंडुलम। क्वेश्चन रीड करो क्या क्या दिया है। अपने पास से एक ही पेंडुलम अपन अभी तक पढ़ते हैं, कौन सा, कोनिकल पेंडुलम, दूसरा कोई पेंडुलम अपन ने पढ़ा ही नहीं अभी तक। सो क्या बोला इसका, आई थिंक ये किया है क्या अपन ने, पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ लेंथ, नहीं किया सर, नहीं किया। चलो ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन को क्या बोला। A pendulum consists of a massless string of length 20 centimeter and a tiny bob of mass 100 gram is set up as a conical pendulum. Its bob now performs 75 rpm. ये क्या दिया उसने, फ्रीक्वेंसी दिया rpm, तो इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे अपन, rps, रोटेशन पर सेकेंड। ओके, रोटेशंस पर सेकेंड 75 rpm. Calculate the kinetic energy and increase in the gravitational potential energy of the ball. Gravitational potential energy, potential energy की बात नहीं भाई, potential energy की बात कर रहा हूँ। Potential energy किसके ऊपर डिपेंड करती है, potential energy depends upon the state of the object. State बोले तो कितने हाइट के ऊपर तुम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा, जितनी ज्यादा हाइट के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखोगे
उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, और उसको इन लोगों ने बड़ा सा नाम दे दिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। डरने का नहीं इससे, तो बोलने थे ग्रेविटेशन वगैरह, बट अपने को क्या याद रखना है भाई, कुछ भी बोले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन को हटाओ, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे, mgh क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? mgh mgh, बस यही फॉर्मूला अपने को यूज करना। हाँ बस यहाँ पे क्या है कि इंक्रीज कितना हुआ, काइनेटिक अपना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कब होता है, when the object's height change, when the height of the object change, then potential energy is change, क्योंकि mgh ना, मास बदलेगा नहीं, g बदलेगा नहीं, बदलने वाला क्या है, बदलने वाला है सिर्फ हाइट, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, क्या क्या दिया अपने पास, लिख देता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो, 70 रहती है ना, 70 70 70, हाँ 17 ही है। चलो आ जाओ, क्या क्या दिया तुम्हारे पास, पीडीएफ में सबके पास कुछ बुक्स वगैरह नहीं रहेगा तो चलो, मेरे पास एक मैंने लिख के रखा है एक जगह पर क्वेश्चन, चलो ठीक है। A pendulum consists of a light string of length 20 centimeter, लेंथ कितना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, बॉब ऑफ मास 100 का, मास कितना है 100 का। सबसे पहले कन्वर्ट करो इसको, देखो ये जो जितना भी सेंटीमीटर ये सब है ना, इसको पहले कन्वर्ट करो, 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में, क्या आएगा आंसर बताओ। 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? सर 0.2 मीटर आएगा। सही, 0.2, 0.2। अब इस 100 ग्राम को कन्वर्ट करोगे इसमें किलोग्राम में, तो 0.1 केजी आएगा। हाँ सर। और उसके बाद और क्या दिया उसने, अपने को फ्रीक्वेंसी दिया, फ्रीक्वेंसी उसको अपन नॉर्मली एन से लिखता है, अगर तुम लोग को कुछ टेंशन रहेगा तो एफ से भी लिखो, कोई टेंशन नहीं, तुम्हारी मर्जी, एन लिखो एफ लिखो कोई बात नहीं। क्या दिया उसने, मैं दोनों भी लिख रहा हूँ, रोटेशन कितना दिया 75 RPM दिया, रोटेशन पर मिनट। अब इसको क्या करना है, रोटेशन पर सेकंड, तो क्या करोगे इसको, 1 मिनट इक्वल टू कितना सेकंड होता है 60, तो इसको 60 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा तुम्हारा आंसर, रोटेशन पर सेकंड। अब ये तो 15 से दोनों कटने वाले नंबर, 15 5 75 एंड 15 4 तो ये कितना आएगा 5/4 आने वाला है, 5/4 RPS रोटेशन पर सेकंड। यहाँ तक ठीक है, जी का वैल्यू भी लिख लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमेशा यही यूज करते हैं कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए। जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके ये अपने पास है। अब क्या क्या चाहिए अपने को, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड द इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ये क्या, तुम्हारा जो तुम्हारा कोनिकल पेंडुलम होता है, कोनिकल पेंडुलम कुछ इस प्रकार से घूमता है ना, ऐसे 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 चक्कर मारता है। अपने को क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो अपने को चाहिए वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या चाहिए, वेलोसिटी। और कभी भी कोई चीज अगर हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रही है, तो उस हॉरिजॉन्टल सर्कल के केस में जो वेलोसिटी आती है अपने पास, वेलोसिटी जो आती है वो कितनी आती है, अंडर रूट ऑफ, वेलोसिटी कितनी आती है अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। एक बार जरा डेरिवेशन खोल लो इसका, कोनिकल पेंडुलम का है सबके डेरिवेशन, कोनिकल पेंडुलम का बुक में लिखा हुआ है क्या, हाँ सर। खोलो उसके अंदर देखो, वेलोसिटी की वैल्यू सॉल्व किया था क्या आपने, चेक करो जल्दी।
चलो ठीक है ना, चलो छोड़ो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, इट इज काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। देखो कुछ इस प्रकार से डायग्राम है, ये तुम्हारा सपोर्ट है, ये तुम्हारी हाइट है, इसको मैं बेटा बिना तो सही है, बट इसका मैं नेक्स्ट टाइम अलग अलग क्या करें। सर नई वेलोसिटी तो नहीं दिया कुछ? ठीक है सर, यहाँ पे देख क्या एक्चुअली सर्कुलर मोशन है ना, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के केस में जो वेलोसिटी का वैल्यू आता है वो कितना आता है, v नॉट इज इक्वल्स टू rg अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। देख अपने यहाँ पे भी लिखा है इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ऊपर भी सॉल्व किया था अपन इसका यूज करके कुछ। सोनू का खाना हो गया। यहाँ पे कहीं तो सॉल्व किया था, हो गया, तेरा नहीं होता है। rg tan थीटा, सर्कुलर मोशन के लिए rg tan थीटा यूज करते हैं, ओके, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के लिए। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे कहीं तुम्हारा यार ठीक है, तुम्हारा बॉब होगा यहाँ पे कहीं, चलो ठीक है शुरू होता है, तो ठीक है ठीक है। यहाँ पे कहीं तुम्हारा बॉब होगा, ये तुम्हारी स्ट्रिंग होगी यहाँ से, और ये क्या रहता है, एंगल रहता है, ठीक है, दिस इज व्हाट योर एंगल, ठीक ठीक है। लेंथ कितना दिया स्ट्रिंग का, 20 सेंटीमीटर या फिर 0.2 मीटर दिया। रेडियस के बारे में कुछ आइडिया नहीं ना अपने इसमें, रेडियस वगैरह कुछ नहीं दिया इसमें, नथिंग इज मेंशन अबाउट रेडियस, ओके छोड़ो। वैसे भी रेडियस I to the string देखेंगे, horizontal लगे surface of the radius if the breaking bench. क्या लेंथ को ही मैं रेडियस ले लूँ, गलत हो जाएगा वो, अपने को हाइट वगैरह कुछ नहीं पता। चलो ठीक है ट्राई करते हैं कुछ। हाँ सर पाई स्क्वायर भी दिया है सर, पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10। हाँ देखना, पाई स्क्वायर की अगर तू वैल्यू फाइंड आउट करेगा ना, पाई स्क्वायर की अगर तुम लोग वैल्यू फाइंड आउट करोगे, इट इज वेरी नियर टू 10। ठीक है, यूज होगा देखेंगे, अगर यूज हुआ तो कर लेंगे यूज। बस अपने को क्या क्या दिया उसने, सबसे पहले एन दिया है फ्रीक्वेंसी, क्या करता हूँ मुझे पता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम फाइंड आउट कर लेना, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। मुझे पता है टाइम एंड फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, कितना है n इज इक्वल टू 5/4, सो 5 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो कितना आएगा ये, 4/5। आंसर कितना आएगा ये, 0.8 सेकंड्स, 0.8। ये समझा है क्या, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ कोनिकल पेंडुलम अगर पता है, उससे क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं, टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम। क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम, जो मैंने कैसे फाइंड आउट किया, टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n, टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n, वेयर n इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ कोनिकल पेंडुलम, ओके। ये आ गया मेरे पास t। अब मेरे को t का वैल्यू डायरेक्टली पता है, एक फॉर्मूला पता अपने को कोनिकल पेंडुलम के लिए, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज गिवन बाय, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज गिवन बाय, कोई बताएगा मुझे फॉर्मूला, क्या सर? टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम फॉर्मूला है, इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला देखा तो उन्होंने, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L cos थीटा डिवाइडेड बाय g। चाहिए फॉर्मूला देखा है, एक बार नोट्स पलटी करो और देखो, चेक करो अपनी बुक में, क्या ये फॉर्मूला दिखता है क्या, है सर। है ना।
चलो ठीक है, अपने को टाइम पीरियड पता है ना, फाइंड आउट कर लेते। देखो यहाँ से मुझे थीटा मिलने की संभावना ज्यादा है। टी टी का वैल्यू कितना है 0.8 डिवाइड बाय क्या आएगा, ये पाई ले लो यहाँ पे, विच इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, रूट ओवर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना है 0.2 इनटू cos थीटा डिवाइडेड बाय ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10। ओके, अब क्या करो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो क्या आएगा ये 0.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0.2 इनटू cos थीटा डिवाइडेड बाय 10। अब अपने को पता है पाई स्क्वायर क्या है, पाई स्क्वायर इज नथिंग बट 10, दे कैंसिल। अब क्या आ रहा है देखो, 0.8 का स्क्वायर कितना आएगा बताएगा मुझे कोई, 0.8 का स्क्वायर कितना आता है, 0.8 का स्क्वायर कितना आएगा 0.64 आएगा, कितना आएगा 0.64। इसके बाद इसको क्या करो 0.2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ रहा है, अब यहाँ पे अपने को क्या चाहिए कॉस्ट, 0.16 अगेन देखो क्या हुआ, हाँ कितना आएगा ये 32 आएगा ना, 0.16 आएगा 0.32 ना सर, और कैसे रे 0.16, 0.32 16 टू सा कितना होता है 64 होता है क्या, 16 प्लस 16 बोला मैं। आंसर बता रहे 0.64 डिवाइडेड बाय 0.2 आंसर कितना आएगा, 0.32 बस यही चल रहा है आंसर। तो ठीक है 0.32 के लिए मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ कितना था। अब क्या करना अपने को, थीटा की वैल्यू चाहिए, तो क्या करो थीटा इक्वल्स टू 0.32 आ रहा ना ये, सो cos थीटा इज इक्वल्स टू 0.32, सो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 0.32। अब इसको लॉग बुक से सॉल्व करना चाहिए बट ठीक है, जो तुम लोग एक्सप्लेन कर देंगे इसको, इसकी डायरेक्ट वैल्यू जो मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ तब मुझे आंसर आता है इसका। मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, एक मिनट रुको, 0.8 पहले मैं एक बार सॉल्व करता हूँ, क्या आ रही है 0.8, L equals to 0.2 मीटर 10 है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये भी सही है, 0.8 इंटू 0.8 0.64 डिवाइडेड बाय 0.2 सर 3.2। हाँ सर सर वो हाँ यहाँ पे, फॉर्मूला में से 2 कहाँ गया? हाँ अरे सही बोला भाई, 2 2 2 सही सही सही, तो यहाँ पे 2 ना, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या बनेगा देखिए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि स्क्वायर करने वाला ना, सही बोला, यहाँ पे ये 2 आएगा, ये यहाँ पे 4 आएगा, राइट। वही सोच रहा हूँ, देखो अगर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिवीजन करता हूँ, रुको मैं तुम लोग को मिस्टेक भी बता दूंगा मेरी, ये मिस्टेक तुम लोग फिर से मत करना, ये मिस्टेक को आइडेंटिफाई करने का एकदम मस्त तरीका क्या है, तुम लोग 0.64 को 0.2 से डिवाइड करके देखो आंसर कितना आता है, 0.64 को अगर डिवाइड करो 0.2 से तो आंसर कितना आएगा 0.32 0.32 0.32 नहीं 3.2 आंसर आएगा ना, सर, 0.64 डिवाइड बाय 0.2 करो कैलकुलेटर से करो, कितना आ रहा है 0.32 आ रहा है क्या, करो डिवीजन करो, आई थिंक 0.32 आ रहा है। सर 3.2 हाँ तो बता दो 3.2 भी कैसा है, सुनो क्या करो इसमें से एक डेसिमल प्लेस, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 6.4 इंटू 10⁻⁻1 लिखूं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। सिमिलरली 2 को लिखा मैंने 2 इंटू 10⁻⁻1, ये कट गया दोनों, तो इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा 3.2। अब सबसे बड़ा मसला, तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, आई थिंक पढ़ा, हाँ तुमने उसमें देखा है कभी कि कॉस की वैल्यू 1 से बढ़ी जाती है क्या, कभी नहीं, कॉस की वैल्यू 1 से कभी बढ़ी जाएगी नहीं, तो तुम लोग को समझना है आंसर अगर 3.2 आ रहा है और कॉस थीटा है तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरे से एक गड़बड़ हो गया, क्योंकि मुझे आंसर क्या आ रहा है ग्रेटर देन 1 आ रहा है, एंड कॉस थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 एग्जिस्ट ही नहीं करती, कॉस थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब मैं समझ गया यहाँ पे क्या हो गया, मेरे से कुछ गड़बड़ हो चुका, तो गड़बड़ मुझे पता चला देख यहाँ पे, ये मैंने 2 लेना भूल गया था, तो इस 2 को मैं ले लेता हूँ और सॉल्व करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, 3.2 डिवाइड बाय 4 कर दो ना। 3.2 डिवाइडेड बाय कैसे रे, हाँ 3.2 डिवाइडेड बाय 4 सही, तो 0.8 आएगा आई थिंक सो, 0.8 आएगा। अब cos इनवर्स ऑफ 0.8 तो निकल सकता हूँ क्योंकि वो लेस देन 1 है, तो मैं इसको हटा देता हूँ पहले, इसके लिए लॉग लगेगा सर फिर।
ठीक है ना, अभी फिलहाल फिलहाल तो इससे करो, फोन से करो, मैं क्योंकि जब सामने होगा ना तभी पता होगा एक्चुअली, मेरे पास भी लॉग बुक नहीं है। ठीक है चलो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये 4 है ना, तो इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, cos थीटा इक्वल्स टू 0.8, तो थीटा इक्वल टू कितना आता आंसर, थीटा इक्वल्स टू अगर मैं सॉल्व करूँ इसको तो ये अबाउट 36.87 आएगा, कितना रहा, 36.87 डिग्रीज, 36.87 डिग्रीज, ये थीटा आ रहा है मेरे पास। ओके चलो, थीटा मिल गया। अब नेक्स्ट टास्क है मेरा, नेक्स्ट टास्क है टू फाइंड द वेलोसिटी, टू फाइंड द वेलोसिटी। अपने को पता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तब उसकी वेलोसिटी कैसे लिखता हूँ मैं, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू पता है, v फाइंड आउट करना है, तो क्या करूँगा मैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, कितना है आर जी इंटू टैन थीटा, v स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, आर जी की वैल्यू फाइंड आउट करो, आर की वैल्यू कितना दिया उसने अपने को, आर नहीं दिया ना आई थिंक सर, आर नहीं 78 पता, दिया है ना सॉरी, सर। आर आर रेडियस, रेडियस कहाँ दिया, नहीं रेडियस दिया। रेडियस नहीं मेंशन है, आर इंटू जी का वैल्यू पता है मुझे 10, tan 36.87, ये फाइंड आउट करना है, इसको रख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 मान के छोड़ दो। अब क्या करते हैं, आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, अब जरा डायग्राम में फिर से, अब आर फाइंड आउट करना बहुत बड़ी बात है, देखो थीटा है अपने पास, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पता है, ये अपनी आर है, दिस इज एच, लगा ना फॉर्मूले साइन थीटा कॉस थीटा का, यहाँ पे मैं साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 0.2, तो आर का वैल्यू कितना आएगा, 0.2 इंटू साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू अपने को पता है, थीटा कितना है 36 ना, 36.8, 36 ही है ना, हाँ 36.8, सो 0.2 इंटू साइन ऑफ 36.8, तो मैं सॉल्व करता हूँ, इसको कितना आंसर है चेक कर लो। साइन 36.8 की वैल्यू सॉल्व करना, तो रेडियस मिल जाएगा मुझे, साइन ऑफ 36.87 मल्टीप्लाइड विद 0.2, ये 0.12 आता है ओवरऑल आंसर, आर इक्वल्स टू 0.12, और एक इसमें आएगा मीटर में, रेडियस कितना आ गया 0.12 मीटर। उसके बाद एक काम करो, ये भी वैल्यू फाइंड आउट करो, कौन सी, एच cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल्स टू, cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज आर, सो एच इक्वल टू कितना आ गया, आर इंटू cos थीटा, आर की वैल्यू कितना है, अरे आर कैसे मिलेगा, एल आएगा, 0 एल आएगा, एल आएगा ना 0.2, अरे गलत लिखा, गाइस एक मिनट रुको, एक
चलो ठीक है, 0.2 था ना, राइट? वो मल्टीप्लाई कर दो उसको, सब लोग हो ना सेशन में, इसको 0.2 लिखना था, राइट? 0.2 मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, कितना आएगा ये? 0.2, तो 0.2 इंटू कॉस ऑफ 36.87, कॉस ऑफ 36.87 अगर करते तो ऑलमोस्ट आंसर ना 0.8 के बराबर है। किसके बराबर था? 0.8 के बराबर, ठीक है। तो 0.8 इंटू 0.2 करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 0.8 इंटू 0.2 कितना होता है? 0.16, 0.16, ये एच आ गया, यहाँ पे लिख दो। तो एच की वैल्यू कितना अपने पास? 0.16 है, और आर की वैल्यू कितना? 0.12। क्या ये दोनों कैलकुलेशन समझा सबको? हेलो, ये दोनों कैलकुलेशन समझा सबको? समझा सर। समझा, चलो ठीक है। अब एच आ गया, आर आ गया, बाकी की चीजें फाइंड आउट करते हैं। आर मिल गया ना अपने को, आर की वैल्यू कितना था? 0.12 है, आर इज 0.12, तो लिख दो आप, तो सॉल्व हो ही गया। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.12 इंटू 10 इंटू tan ऑफ 36.87। अब इसको सॉल्व कर, 36.87 की जो वैल्यू होती है 0.75, तो 1.2 इंटू अरे कौन है रॉक बैंड? इसका था ये रिंग तो। सर यस। यशपाल। अरे भाई, क्या बैंड चला रहा है कि क्या आसपास? नहीं सर। फिर मोटिवेशन ला रहा है, नहीं सर। रॉकस्टार बनेगा। मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1.2 कितना आएगा? 0.9 आता है। अगर इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो कितना आएगा? ये स्क्वायर रूट ले लूंगा तो कितना आएगा? 0.9 का स्क्वायर। हाँ, अब ये गलती हो जाएगा, 0.3 ले लोगे तो ठीक है, छोड़ो, बी स्क्वायर रहने दो। अपने को काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना, तो बी स्क्वायर तो लेंगे, एज इट इज रहने दो, कोई टेंशन नहीं, एज इट इज रहने दो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर आता है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लिया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। मास कितना दिया है? मास आई थिंक 0.1 kg आया था, बराबर। मास कितना आया था? 0.1 kg आया था, सर तो डायरेक्टली ले लो उसको, 0.1 kg इंटू वी का वैल्यू कितना? वी स्क्वायर का वैल्यू कितना? 0.9, कितना? 0.9, तो लिख दो यहाँ पे 0.9। तो अगर सॉल्व कर दो, देखो 0.1 इंटू 0.9 करोगे तो कितना आएगा? 0.09 डिवाइडेड बाय 2। अगर इसका डिवीजन करते हो तो कितना आने वाला आंसर? 0.045। और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट बता दो मुझे। जूल होता है, क्या होता? जूल होता जूल। है, ओके। अब नेक्स्ट क्या बोला उसने? कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी तो हो गया। इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल, इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल, इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल। अब इसको कैसे सॉल्व करें? अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम लोगों को क्या पूछा उसने? इंक्रीज पूछा है, क्या पूछा है? व्हाट इज द इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी? अब देखो, अब इंक्रीज कैसे फाइंड आउट करें, सोचते हैं इसको। सर हाँ, सर आपने ऑप्टिमम स्पीड का क्यों लिया? v इज इक्वल टू रूट आर जी tan थीटा। सर्कुलर मोशन के लिए आई थिंक यही फॉर्मूला है ना, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के लिए डायरेक्ट। सर वो ऑप्टिमम का है। ऑप्टिमम सर क्या? वो बैंक रोड होता है ना, बैंक रोड, उसका ऑप्टिमम अरे बट स्पीड है। यहाँ पे एक्चुअली देखो, अगर मैं बेसिक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की बात करूँ, जब मैंने एक बुक में लिखा है डायरेक्ट, एक मिनट,
अगर मैं बेसिक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की बात करूँ, आरजी टैन थीटा ही आना चाहिए, मुझे मैं चेक करता हूँ। शायद गड़बड़ हो रहा है कहीं तो। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? टाइम पीरियड है ना मेरे पास। सर आपने जो फॉर्मूला लिखा सर वो गलत है शायद से, मतलब ऑप्टिमम स्पीड का ही फॉर्मूला है। अच्छा, बैंक रोड का सर। एक मिनट रुको, मेरे से कुछ मिस्टेक हुआ है तो देखता हूँ। लगता है मुझे कहीं भी मैंने मिस्टेक कर दिया है तो। क्योंकि अपना ये जो वेलोसिटी है उसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है मुझे। वेलोसिटी का कंफ्यूजन तो है। इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं? प्रूफ प्रूफ बस अपने को ये पता है कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड का इक्वेशन है अपने पास 2 पाई अंडर रूट ऑफ L cos थीटा अपॉन g, क्योंकि ये बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट है, 2 पाई L g ये सब क्या कांस्टेंट है। सो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, तो मैं लिख ही सकता हूँ t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, तो लिख सकता हूँ। उसके बाद और क्या अपने पास, और तो कुछ है नहीं। सो लीनियर स्पीड के बारे में थोड़ा सा मुझे डाउट है। लीनियर स्पीड, चलो ठीक है, मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली अपने बुक में ना लीनियर स्पीड के बारे में कुछ दिया नहीं, कोनिकल पेंडुलम के बराबर, डायरेक्टली टाइम पीरियड देके छोड़ दिया। तो इस क्वेश्चन को यहीं तक रखो, मुझे लग रहा है थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में। चेक करते हैं, मैं एक बार फॉर्मूला डिराइव करके देखता हूँ, अपने इसमें दिया नहीं उन्होंने फॉर्मूला। ठीक है, मैं आपने फॉर्मूला डिराइव करके, हॉरिजॉन्टल सर्कल का फॉर्मूला नहीं दिया है। हॉरिजॉन्टल सर्किल का फॉर्मूला आई थिंक r mu s into g होता है ना कुछ, हाँ सर वो उसका होता है, क्या बोलते हैं, सेफ हॉरिजॉन्टल स्पीड का, सर्किल। हाँ, अंडर मैक्सिमम रूट सेफ ऑफ स्पीड। r mu s into g। ओके ओके ठीक है, मेरे से लग रहा है मैंने कहीं मिस्टेक है। मैं एक बार देखता हूँ इसका डेरिवेशन कुछ मिलेगा तो मैं एक बार सॉल्व करके खुद देखता हूँ, अगर आया यही आंसर तो ठीक है, नहीं आया तो मैं चेंज कर दूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, तब तक दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये मोटरसाइकिलिस्ट अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कल इनसाइड द स्फीयर ऑफ डेथ। ये भी आई थिंक सो मैंने क्वेश्चन किया है, ऐसा लग रहा है। तुम लोग ने किया, मैंने नहीं किया, ये मैंने तुम लोग को दिया था होमवर्क के लिए आई थिंक, ऐसा लग रहा है मुझे। ये वाला, हाँ हाँ ये किया है तुम लोगों ने, 4 हाँ मीटर पर सर किया था। सेकंड, ये किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर देखो, क्या 19 के ऊपर आप, क्वेश्चन नंबर 19 क्या क्या बोला देखो। क्वेश्चन नंबर 19, अपने पास एक मेटालिक ब्लॉक दिया उसने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर आया थिंक ये क्वेश्चन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अपने एक दो सम सॉल्व किया आई थिंक सो, राइट, जो मैंने तुम लोगों को बताया था, सेंटर से फाइंड आउट करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके जैसा ही कुछ तो है। क्या क्या दिया आप लोग, उसने एक मेटालिक रिंग है जिसका मास 1 kg है and moment of inertia is 1 kg per meter square. When rotating about its one of its diameter, when rotating about its one of its diameter, one of its diameters, it is molten, molten and remolded into the thin uniform disk of same radius. How much will its moment of inertia be when rotated about its own axis? When rotated about its own axis, ये अपने को चाहिए। तुम लोगों ने एक टेबल देखा, देखो अपने बुक में एक टेबल दिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है क्या, तो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर करते हैं। एक टेबल है अपने बुक में, उसको थोड़ा ध्यान से देखो।
हाँ ये वाला देखो, यहाँ से जो शुरुआत होता है, ये जो टेबल है ना, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम लोगों को कैलकुलेट सॉल्व मतलब होता है ना, या बाहर ही करके रखा है। डेरिवेशन प्रूफ मत करते हो, तो डेरिवेशन काफी हार्ड है इसके डेरिवेशन, ठीक है। ये जो वैल्यूज है तुम लोग को डायरेक्टली याद रखना, ठीक है। इस वैल्यू के ऊपर बेसिक क्वेश्चंस रहता है, इस वैल्यू के ऊपर बेसिक क्या रहता है, क्वेश्चंस रहता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले तुम लोग ना इस ये जो टेबल है ना, इसको तुम लोग बार बार रीड करो, मतलब बोलते हैं ना तुम लोग को बायट ही हो जाना चाहिए। और ईच एंड एवरी डायग्राम, मतलब तुम लोग इसके डायग्राम बना के इसको ना याद करना है, बार बार डायग्राम बनाओ, बार बार इसको लिखो, तो याद होगा ये। क्योंकि ये जब तक तुम लोग को याद नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं, तब तक तुम लोग कोई न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करते। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग को ये आज होमवर्क ले लो आज, कि तुम लोग को ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना भी शेप्स है ना, ये तुम लोग को बायट करना, ठीक है। मैं देखता हूँ इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह है क्या, अगर शॉर्ट ट्रिक्स रहेगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रहेगा तो तुम लोग को बायट ही करना। बट मैं बोल रहा हूँ तुम लोग उसी मोड पे चलो, बायट करो इसको, ठीक है। तो इसके 2 न्यूमेरिकल है अपने पास, वो कर देंगे, अभी अपने पास टाइम बचा भी नहीं, ओके। तो ये बायट करना है तुम लोग को, कि ये तुम्हारा आज का टास्क है छोटा सा, हाँ सर। ओके। चलो, तो इतना तक ही रखते लेक्चर आज।